नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियां। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से भी, ताकि हमारे अन्य किसान उनसे सीख ले सकें। हमारा मकसद ये होता है कि इन सभी जानकारियों का हमारे किसान कृषि में उपयोग करें और खेती किसानी को लाभकारी बना सकें। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे खेती किसानी से, उसके बाद बात करेंगे हमारा पशुधन की और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। ऐसे में जब तक इस दिशा में हम फोकस नहीं करेंगे, हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे और इस बात को हमारी सरकार बखूबी समझती है। इसीलिए लगातार किसानों की बेहतरी के लिए नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं और इस क्षेत्र की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के बजट में क्या खास है किसान के लिए, गाँव के लिए और पूरे कृषि क्षेत्र को किस तरीके से इससे गति मिलेगी। क्या है किसानों की प्रतिक्रिया, आइए डालते नजर। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। इस आधार को और मजबूत बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। समय समय पर शुरू की गई योजनाएं खेती में आ रही कमियों को दूर करती ही हैं, साथ ही कृषि के दायरे को भी बढ़ाती हैं। इस बार भी आम बजट में उन तमाम कमियों पर फोकस किया गया जो खेती किसानी के काम में कहीं न कहीं अवरोध पैदा कर रही थी। बजट में किसानों को क्या मिली सौगात और क्या रही किसानों की प्रतिक्रिया, आइए जानते हैं। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी में इजाफा। किसानों को ऋण के लिए 16.5 लाख करोड़ की राशि। 1000 और ई मंडियां जोड़ी जाएंगी। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत जल्द खराब होने वाली 22 फसलें शामिल की जाएंगी। असम और बंगाल की महिला टी वर्कर्स को 1000 करोड़ दिए जाएंगे। क्या है बजट पर किसानों की राय, आइए सुनते हैं। बजट में जो किसानों के लिए सरकार ने किया है ई मंडियां, अब हमें हमारे खेत में ही मंडी हमें उपलब्ध हो रही है, यानी कि हमारे पास ही मंडी चलकर आ रही है ई माध्यम से। आज मेरे पास दिल्ली के वो उपभोक्ता भी उस हमारे क्रॉप्स और सब्जी को खरीद रहे हैं। हमारे पास बॉम्बे, हमारे पास दिल्ली के अलावा और अन्य महानगरों में भी किसान जो अपनी सब्जियां तैयार अपने खेत में करते हैं, उसको खरीदने के लिए ई माध्यम से हमें एक प्लेटफार्म उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए भी हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सरकार ने जो किसान रेल शुरू करी है, मान ले हमारे यहाँ गुजरात से अगर कोई ट्रेन चल के आती है तो नारनौल में हमारे रेलवे स्टेशन पर भी वो किसान रेल रुकेगी और वहाँ पर हमारे किसान अपनी सब्जी या अपने आलू या और तमाम तरह की जो भी क्रॉप्स हैं, जो हम ज़्यादा मात्रा में नहीं हो, छोटे मात्रा में हो, तो हम भी अपने वो झोले में डाल के और उसको दिल्ली जैसे शहर में ले जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और किसान के लिए बहुत ज़्यादा अत्यंत हर्ष की बात है कि आज हम इस किसान ट्रेन के माध्यम से अपनी फल और सब्जियां अनेक महानगरों में ले जाकर क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है हमारे लिए। और जो इस सरकार ने 16.5 लाख करोड़ रुपया ऋण के रूप में इस बजट में आदरणीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वो भी बहुत ज़्यादा खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि इस देश में लगभग 15 लाख करोड़ किसान हैं जो खेती किसानी और खेती और उससे जुड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से आप मान के चलेंगे तो एक किसान के हिस्से में 1 करोड़ रुपए आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक किसान को 1 करोड़ रुपया उसके पास उपलब्ध होगा। ये सीमित है कि वो राशि में ना हो, लेकिन अनंत रूप में किसी न किसी रूप में हम कोई यंत्र खरीद सकते हैं, हम कोई और संसाधन खरीद सकते हैं, हम खाद बीज खरीद सकते हैं, हम पोली हाउस नया बना सकते हैं, हम पशुपालन कर सकते हैं, हम डेयरी उद्योग कर सकते हैं, हम मुर्गी फार्म कर सकते हैं, हम पिगरी फार्म कर सकते हैं। तो ये पैसा 16.5 लाख करोड़ का जो पैसा है, ये हमारे उन संसाधनों में, उन मंदों में हमारे लिए काम आएगा। तो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज के इस बजट के लिए हम
बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करते हैं। हकीकत में किसान की पीड़ा को समझने वाला एक किसान ही हो सकता है या खेती किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही हो सकता है। मुझे लगता है शायद इस सरकार में और जिस प्रकार का माहौल या जिस प्रकार की सरकार की नीतियां हैं वो ये दर्शा रही हैं कि कहीं ना कहीं यह सरकार किसान हितैषी है, किसान उन्मुखी है और किसानों के विषय में सोचती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार 24 घंटे में किसानों के बारे में कम से कम 5 घंटे जरूर सोचती है। इस प्रकार के बजट को देख के तो हमें यही लगता है। जो मोदी सरकार ने बजट दिया है उसमें गाय डेयरी फार्म के लिए इतना बढ़ावा दिया है, कोई भी गरीब किसान डेयरी खोल सकता है और आगे अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह पालन पोषण कर सके है। और जितना भी खेती में बढ़ोतरी तोमर जी के उसमें विकास होया है, इतना शायद मोदी सरकार के उसमें इतना बढ़ चढ़ के ने हर चीज़ कोई भी ऐसा नहीं है। मंडी, डेयरी फार्म, मछली फार्म, मंडी 100 मंडी कर दी, 1000 मंडी बढ़ा दी। किसान कहीं भी जाके बेच लो अपना सामान। तो इतना बढ़िया काम करे हैं। किसानों की अलग खुशहाली, बच्चों पर खुशहाली आएगी और आगे जाके शायद इतना बड़ा काम कभी नहीं होया जितना अब मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया है। इस तरह से देखा जाए तो कृषि कानून के बाद आम बजट में किसानों के हर पक्ष को गंभीरता से देखा गया और कृषि के दायरे को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए ये कदम वाकई सराहनीय हैं, जो कृषि और किसानों को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएंगे। तो अभी हमने जाना इस बार के बजट पर क्या है किसानों की राय। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में हम आपको बताते हैं पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियों के बारे में, ताकि हमारे किसान खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन करके अपनी आय में वृद्धि कर सके। और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में, जिसके कई लाभ हैं। एक, जहां आप शहद बेचकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी फसलों में मधुमक्खी पालन का सकारात्मक असर भी देख सकते हैं और इससे उपज में भी बढ़ोतरी होती है। तो कैसे करें मधुमक्खी पालन, आइए जानते हैं। मधुमक्खी पालन कृषि आधारित व्यवसाय है। ये भूमिहीन किसानों के लिए आय का सबसे अच्छा विकल्प है। जो भी किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, वो छोटी सी जगह से और कम व्यय पर इसे शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय से अकेले शहद ही नहीं, बल्कि अन्य उत्पाद जैसे बी वेनम, बी पोलिंग, बी वैक्स, रॉयल जेली भी मिलते हैं। इन उत्पादों से अतिरिक्त मुनाफा भी होता है।
आजकल के युवा किसानों के बीच खेती और बागवानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये कम खर्चीला और बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। शहद और मधुमक्खी पालन का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। शहद प्राचीन भारत में बसे पथरीले आश्रयों और जंगलों में चखा गया सबसे पहला मीठा खाद्य पदार्थ था। भारत में प्राकृतिक और वनस्पति खेती दोनों में मधुमक्खी पालन को विकसित करने की अधिकाधिक क्षमता उपलब्ध है। लगभग 500 प्रजाति के फूल, पौधे, जंगली और खेती किए गए दोनों प्रजातियां पराग और मकरंद के स्रोतों के रूप में उपयोगी हैं। इसके बढ़ते उपयोग के कारण रोजगार के व्यापक विकल्प मौजूद है। इसे छोटी सी जगह और कम व्यय में कर सकते हैं शुरू। ये कम खर्चीला और बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय। शहद और मधुमक्खी पालन का भारत में एक लंबा इतिहास। प्राचीन भारत में बसे पथरीले आश्रयों और जंगलों में चखा गया। भारत में प्राकृतिक और वनस्पति खेती दोनों में मधुमक्खी पालन करना सहायक। इस मीठे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले खुली जगह की जरूरत होती है, जिसमें मधुमक्खी की पेटियों या बॉक्स को रखा जाता है। 4 से 5,000 वर्ग फुट की जगह पर करीब 200 से 300 पेटियां रखी जा सकती है। इसके बाद बेहतर उत्पादन देने वाली मधुमक्खियां एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिस डोरसाला और एपिस इंडिका को पाला जाता है। इन प्रजातियों में एपिस मेलिफेरा सबसे ज्यादा शहद और अंडे देने वाली मधुमक्खी है। साथ ही कुछ जरूरी उपकरणों को लेकर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। जो किसान या युवा इस व्यवसाय में नए हैं, उन्हें प्रशिक्षण लेकर ही इसे शुरू करना चाहिए, जिसके तहत मधुमक्खियों की आदतों से लेकर शहद निकालने तक की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घावधि ऋण सुविधा भी दी जाती है। नाबार्ड लघु उद्योगों के लिए आमतौर पर 3 से 15 साल की अवधि के लिए ऋण देता है। इस ऋण से किसान इस व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सकते हैं। जहां एक ओर किसान अपनी आय बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं सरकार भी किसानों के आत्मनिर्भर होने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में 500 करोड़ की राशि आवंटित की है। इससे 2 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। इससे रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही आत्मनिर्भरता भी आएगी। साथ ही विदेशों में बढ़ती भारतीय शहद की मांग से निर्यात में भी संभावनाएं बढ़ेंगी। तो अभी आपने देखी मधुमक्खी पालन से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन से विकल्प हमारे किसानों के पास हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम और माह के अनुसार कैसे आप अपने पशुओं की देखरेख करें ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। तो देखते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी माह में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहती है, अतः पशुओं को भीगने से बचाएं एवं बादल हटने पर सर्दी के बढ़ने के आसार को देखते हुए पर्याप्त बचाव के उपाय करें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए ताकि सभी पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को पीपीआर का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांध कर निकालें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।
बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं कामयाब किसान की। कामयाब किसान की कहानी में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वाराणसी के कामयाब किसान हरिशंकर सिंह से, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया। जी हाँ, वो समझ चुके हैं कि आज का दौर जैविक खेती का दौर है और इससे हमारे किसान ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। जहाँ इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है, वहीं मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये बेहतर विकल्प है। किस तरीके से वो जैविक खेती का संदेश दे रहे हैं और कैसे उनके साथ दूसरे किसान भी जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं। जैविक खेती भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की कम होती उर्वरा शक्ति को बचाने के लिए जैविक खेती ही एकमात्र विकल्प है, जिससे बिगड़ते हालात को काफी हद तक संभाला जा सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर किसान वापस उसी राह पर चल रहे हैं जो प्रकृति, पर्यावरण और जीवों के लिए सुरक्षित है। ऐसे ही एक किसान हैं उत्तर प्रदेश के हरिशंकर सिंह, जिन्होंने न सिर्फ जैविक खेती को अपनाया बल्कि इसका दायरा बढ़ाने में भी सफल रहे हैं। हवा में तैरती ये आवाज है हरिशंकर सिंह की, जो लाउड स्पीकर पर किसानों को जैविक खेती का संदेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हरिशंकर जी समय समय पर कृषि और मौसम से जुड़ी जानकारी भी किसानों से साझा करते हैं। पिंडरा ब्लॉक के रहने वाले हरिशंकर सिंह बताते हैं कि जैविक खेती की तरफ जब उनका रुझान बढ़ा तो शुरुआत में उन्होंने आधे एकड़ खेत में प्रायोगिक तौर पर जैविक खेती करना शुरू किया। शुरुआत में ही मिली भरपूर फसल से प्रभावित होकर हरिशंकर जी ने अपनी 12 एकड़ की जमीन पर जैविक खेती कर दायरे में इजाफा किया। इस उपलब्धता को उन्होंने बाकी किसानों से भी साझा किया और उन्हें भी जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। इस तरह जैविक रूप से तैयार की गई फसलों और उत्पाद को हरिशंकर जी ने ऊंचे दामों पर बेचा। उपभोक्ता भी इनके उत्पाद लेकर काफी खुश हैं, क्योंकि लोग अब बेहतर स्वास्थ्य के लिए जैविक उत्पादों को ही पसंद कर रहे हैं। जैविक खेती के जो भी मेरे उत्पाद हैं, जैसे मैं सरसों का तेल है उसको मैं 200 रुपये लीटर बेच पाता हूँ। और एक ग्राहकों का ही मुझे फीडबैक आता है कि वो कहते हैं कि भैया मतलब जहाँ हम पहले जो तेल उपयोग में लेके आते थे और आपका तेल उपयोग में लेके आ रहे हैं, तो वो रसोई ही बता रहा है कि आपका तेल बेहतर है, इसलिए वो 200 रुपये लीटर 130 की जगह 200 रुपये लीटर पे कर रहे हैं। गेहूँ है तो 30 से 35 रुपये किलो बिक जाता है, चना है 100 से 120 रुपये किलो बिक जाता है। ये निश्चित तौर पर जो जैविक खेती है, जो कि रासायनिक खाद से और रासायनिक कीटनाशक से तो बिल्कुल ही 100% ये मुक्त है। और इसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से अपना प्रमाणीकरण भी करवा लिया है, तो ये एक सोने में सुहागा जैसा हो गया। मुंबई से 30 साल पहले आए हरिशंकर जी ने सबसे पहले मिट्टी का स्वास्थ्य जांचा और पाया कि खेती के पहले मिट्टी का स्वास्थ्य संभालना होगा, जो जैविक खादों से ही संभव था। इसके बाद उन्होंने अपने खेतों में गेहूं, सरसों, चना, अलसी और अरहर जैसी फसलों की उन्नत पैदावार ली है। इसके पीछे इनका खुद का बनाया जीवामृत है, जो गाय के गोबर और गोमूत्र से बनाया जाता है। वो बताते हैं कि जीवामृत बुआई और सिंचाई के समय सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसा करने से पोषक तत्वों की पूरी मात्रा फसल को मिलती है। 200 लीटर जीवामृत हम प्रति एकड़ बड़े आराम से इसको बुआई के समय और हर सिंचाई के समय हम इसको उपयोग में लेके आ सकते हैं। बीजामृत जो बनता है उससे हम बीज शोधन कर लेते हैं, और जो हम नीम की पत्तियां, लहसुन, अदरक और मिर्च वगैरह का जो घोल है उससे हम कीटनाशक बनाकर हम कीटों का नियंत्रण भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जीवामृत खाद के लिए, बीजामृत बीजोपचार के लिए, जैविक कीटनाशक
लहसुन, मिर्च, नीम और अदरक से बना घोल कीट नियंत्रण के लिए। हरिशंकर जी जल प्रबंधन के लिए भी बेहतर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाया है। इसके साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी की बचत हो सके। खेती के साथ पशुपालन को वो उम्दा विकल्प मानते हैं। जल संरक्षण के लिए तो मतलब हम लोगों ने जैसे यहाँ पे जो मैंने अपने घर पे भी वर्षा जल संरक्षण के लिए पाइपलाइन लगाया हुआ है, जो कि सीधे जा रहा है पानी कुएं में नीचे गिरने के बजाय। और खेत में भी हमने मेड़बंदी करवाया ताकि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रहे। सिंचाई के लिए भी हमने स्प्रिंकलर का उपयोग किया है और प्राकृतिक खेती को अपनाया है ताकि पानी कम लगे और मिट्टी में जल स्तर बढ़ता रहे। वो मानते हैं कि 10 एकड़ खेत के लिए एक गाय काफी है। गाय के गोबर से बायोगैस प्लांट से खाद मिलती है, जो जैविक खेती के लिए बेहद जरूरी है। वो इन सब बातों के लिए गांव के बाकी किसानों को भी जागरूक करते हैं। किसानों के साथ बैठकर खेती और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। मुंबई से 30 साल पहले जब मैं आया तो उसके बाद जब मैं खेती से जुड़ा तो मैंने ये पाया कि जब मिट्टी का स्वास्थ्य ही नहीं ठीक होगा, जो कि हम जीवांश कार्बन प्रतिशत से ये देख पाते हैं कि पूरे पूर्वांचल का 0.2-0.3 पर ही आके रुक जा रहा है, जबकि इसको 1 तक जाना चाहिए, 0.98 तक होना चाहिए। तो मैंने जब इसको अपनाया तो मिट्टी का मेरा जो स्वास्थ्य था, आज मैं अगर मृदा जांच करवाता हूँ तो उसमें 0.7-0.8 ये जैविक कार्बन प्रतिशत आता है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य तो बढ़ा है ही और मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये काफी उपयोगी है। हरिशंकर जी नई जानकारियों के लिए खेती से जुड़ी किताबों का अध्ययन भी करते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक लाइब्रेरी बनाई है। इन नवीन जानकारियों को वो लाउड स्पीकर से किसानों तक पहुंचाते हैं। 15-20 साल से हरिशंकर सिंह जी को देख रहा हूँ और उनके साथ जो भी छोटे मोटे शिविर, किसान गोष्ठी या तो जो भी रहता है जाता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपना किसान रथ भी लिए हैं और जाके हम लोगों को गांव-गांव में अपने साइकिल द्वारा घूम के बताते भी हैं कि आज किस जगह किसान संगोष्ठी है और कौन कौन से बीज गेहूं के बोने चाहिए और जैविक खेती के बारे में हम लोगों को बताते हैं। हरिशंकर जी खेती के प्रति हम लोगों को देसी गाय पालने के लिए कहते हैं और उसके मल मूत्र से जैविक खाद तैयार करने के लिए बताते हैं। इतना ही नहीं, साइकिल में सवार होकर गांव के कोने कोने में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। इसीलिए वो गांव में आदर्श किसान माने जाते हैं। उनके इस काम के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान हरिशंकर प्रसाद, जो कि खुद तो जैविक खेती कर ही रहे हैं, बाकी अन्य किसानों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान उनके जीवन से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसी के साथ ही गांव किसान के आज के संग में फिलहाल इतना ही। नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।